नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे संभल हिंसा केस में आए नए मोड़ की, राहुल गांधी के बदले हुए अवतार की और लालू यादव के बनने वाले नए उत्तराधिकारी की। साथ ही अंत में बात करेंगे संगम की रेती पर मचे घमासान की। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं, बोले सीएम योगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवानों की मौत, 7 हुए घायल। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा, चाचा शिवपाल ने भी उठाए सवाल। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज, अयोध्या पहुंचा 286 किलो का धनुष। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में एक्शन, 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ हो रहा खिलवाड़, बोले सीएम योगी। झारखंड के चाईबासा में बड़ी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को किया ढेर। पंजाब में हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी 3,50,000 रुपए के करीब 1,56,760 रुपए पहुंचा गोल्ड। भारतीय बाजार हरे निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स 481 अंक उछला, निफ्टी 25,300 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले और खास मुद्दे के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का डंडा अब खाकी की दहलीज पर आकर टूट जाता है? क्या इंसाफ की कुर्सी पर बैठे जज अगर पुलिस के खिलाफ आदेश दें तो उनका इनाम सिर्फ तबादला होता है? जी हां, संभल से आई एक खबर ने न सिर्फ प्रशासन गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी किसी फिल्म की लग सकती है, लेकिन हकीकत है। एक तरफ संभल हिंसा के जख्म, दूसरी तरफ पुलिस पर गंभीर आरोप और तीसरी तरफ एक कड़क जज का रातों रात हुआ तबादला। क्या यह महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर खाकी को बचाने के लिए रची गई कोई विषाद? आइए विस्तार से समझते हैं संभल हिंसा के पीछे की पूरी कहानी को। दरअसल संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवांशु सुधीर इन दिनों सुर्खियों में हैं। 18 सितंबर 2025 को कार्यभार संभालने वाले विवांशु सुधीर ने अपने छोटे से कार्यकाल में पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को हुई संभल हिंसा के दौरान एक युवक आलम को गोली लगने के मामले में उनके पिता यामीन ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। यह समय सीमा 22 जनवरी यानी कि आज खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक 48 घंटे पहले यानी 20 जनवरी की रात जज साहब का तबादला सुल्तानपुर कर दिया जाता है। चर्चा यह भी है कि विवांशु सुधीर को सीजीएम के पद से हटाकर एक पद नीचे सीनियर सिविल डिवीजन जज बनाकर भेजा गया है। 12 साल के कैरियर में ये उनका 15वां तबादला है। वहीं जज के तबादले की खबर जैसे ही चंदोसी कोर्ट पहुंची, वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। सीजीएम साहब को वापस लाओ के नारों से कोर्ट परिसर गूंज उठा। वकीलों का सीधा आरोप है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती देख सरकार ने जज का ही रास्ता साफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बिना नाम लिए सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। आपको बता दें, संभल के एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का रुख इस मामले में शुरू से ही कड़ा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और सीजीएम के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। पुलिस का तर्क है कि इस मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है, इसीलिए दोबारा केस दर्ज करना अनुचित है। वहीं संभल हिंसा कैसे हुई,
ये भी आपको बता दें। दरअसल पूरा विवाद 19 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था, जब शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बनाने वाली याचिका पर सिविल जज आदित्य सिंह, जो अब संभल के नए सीजीएम हैं, उन्होंने सर्वे का आदेश दिया था। जहां 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, फायरिंग हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 79 लोगों को गिरफ्तार किया और सांसद जियाउर रहमान वर्क समेत सैकड़ों पर केस दर्ज हुए। वहीं बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने लोगों के प्रदर्शन और आक्रोश को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस का विरोध तेज हो गया। इसी दौरान गोली चलने का भी मामला सामने आया। संभल मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय के रहने वाले यामीन का पुत्र आलम भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित पक्ष का दावा है कि आलम उस दिन बेकरी का सामान बेचने के लिए निकला था। परिवारजनों का दावा है कि गिरफ्तारी के डर से उन लोगों ने गुपचुप तरीके से उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया था। वहीं पुलिस ने फायरिंग मामले में उसे ही नामजद आरोपी बना दिया था। पुलिस रिकॉर्ड में वांटेड होने के कारण आलम ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। वहीं अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई कि 4 फरवरी 2025 से 9 जनवरी 2026 के बीच करीब 15 तारीखें लगी। वकील का आरोप है कि शुरुआती 4 महीने तक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पूरी तरह पेश नहीं की। लंबी बहस के बाद सीजीएम ने सख्त आदेश दिया। वहीं इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। जी हां, संभल हिंसा के मुख्य आरोपी और कुख्यात वाहन चोर शारिक साटा की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। वह फिलहाल फरार है और उसके विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, दुबई में बैठकर हिंसा की साजिश रचने वाला साटा 2020 में जाली पासपोर्ट से फरार हुआ था। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान 4 युवकों की हत्या और हथियार सप्लाई में उसका नाम मुख्य रूप से सामने आया है। शारिक साटा भारत का एक बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है, जिस पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत कई राज्यों में 70 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। साल भर से वह 500 गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का सरगना रहा है। दुबई में बैठकर वह अपने गुर्गों के जरिए भारत में वारदातों को अंजाम देता रहता है। देखा जाए तो संभल में एक तरफ फरार आरोपी की कुर्की हो रही है, तो दूसरी तरफ उन पुलिस वालों को बचाने की जद्दोजहद दिख रही है जिन पर एफआईआर का आदेश हुआ था। नए सीजीएम आदित्य सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इंसाफ की फाइल अब सुल्तानपुर चली गई है या संभल की गलियों में ही दफन हो जाएगी। जब रक्षक पर ही भक्षक होने का आरोप लगे और अदालत का आदेश तबादले की भेंट चढ़ जाए, तो जनता किस पर भरोसा करे। न्याय का ये ट्रांसफर लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। क्या राहुल गांधी ने अपनी सियासी कश्ती का नया किनारा ढूंढ लिया है? केरल में जिस राहुल के तेवर आग उगल रहे थे, रायबरेली की मिट्टी पर कदम रखते ही वो धैर्य और संवाद की प्रतिमूर्ति कैसे बन गए। एक तरफ बिहार चुनाव के जख्म, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा सका, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की वो जमीन जहां राहुल अब अकेले चलने के बजाय अखिलेश यादव के साथ जुगलबंदी के पोस्टर में मुस्करा रही हैं। क्या बिहार की गलियों से राहुल गांधी ने सबक ले लिया है? क्या अब वो बड़े भाई की भूमिका छोड़कर गठबंधन के कप्तान बनने की तैयारी में हैं? आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उसी बदले हुए अंदाज की, जो रायबरेली की सड़कों पर मनरेगा चौपाल से लेकर सपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात में नजर आया। दरअसल रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी का सबसे खास पड़ाव मनरेगा बचाओ चौपाल रहा। यहां राहुल ने सीधे मजदूरों के बीच बैठकर उनकी बात सुनी। निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे, लेकिन बोलने का अंदाज पूरी तरह बदला हुआ था। इस दौरान राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मनरेगा खत्म हो जाए, वो सीधे इसे बंद नहीं कर सकते, इसीलिए धीरे धीरे इसका गला घोट रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी चाहते हैं देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ
हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अदानी को दिलवा रहे हैं। मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट था उसके पीछे दो लक्ष्य थे। एक था कि जो हमारी थर्ड टियर है गवर्नमेंट की, जो पंचायतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको थोड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज बने, जिससे कम कहीं भी वेज ना हो। ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते हैं यार, वो पावर को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डालना चाहते हैं, और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। तो मेन बात नाम बदलने की नहीं है, अपमान किया है गांधी जी का, मगर वो उससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है, और जो हमारी थर्ड टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है, और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मजदूरों को समझाया कि जो पैसा आपकी जेब में जाना चाहिए वो सीधे अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के पास जा रहा है। ये आपकी जमीन छीन कर उन्हें देना चाहते हैं और आपको भुखमरी की ओर धकेलना चाहते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी का ये दौरा बिहार चुनाव के नतीजों के साए में हुआ। बिहार में कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली, जहां राहुल ने तेजस्वी यादव को दरकिनार कर वोट चोर का नारा बुलंद किया था। लेकिन रायबरेली में कहानी बिल्कुल अलग दिखी। रायबरेली की गलियों में लगे पोस्टरों ने सबका ध्यान खींचा। इन पोस्टरों में राहुल और अखिलेश को 2027 और 2029 के लिए इंडिया गठबंधन का कप्तान और पीडीए का रक्षक बताया गया। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व को निशाने पर रखने वाले राहुल रायबरेली में समाजवादी कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मिले, जो इस बात का संकेत है कि राहुल को पता है कि रायबरेली और अमेठी की जीत में साइकिल का पहिया कितना जरूरी था। वहीं जहां एक तरफ राहुल उत्तर प्रदेश में रिश्ते सुधार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में उनकी जमीन खिसक रही है। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा। चर्चा तेज है कि वे नीतीश कुमार की जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। वहीं डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभी बिहार के विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। दरअसल पिछली बार 10 सितंबर 2025 को जब राहुल आए थे तो उनके पास वोट चोर जैसा आक्रामक नारा था, लेकिन 19 जनवरी 2026 के इस दौरे में वो आक्रामकता की जगह धैर्यपूर्ण विरोध का भरोसा कर रहे हैं। राहुल अब समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए उन्हें अकेला शेर बनने की बजाय अखिलेश यादव के साथ पार्टनर बनकर रहना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी का रायबरेली दौरा सिर्फ एक सांसद का अपने क्षेत्र का दौरा नहीं था, बल्कि 2027 की बिसात पर चली गई एक सदी हुई चाल थी। बिहार में अकेले लड़ने की जिद ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना राहुल की नई मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली की बैठकों से बिहार के विधायकों को टूटने से बचा पाएंगे, और क्या पीडीए के रक्षक वाले ये पोस्टर 2027 में लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता साफ करेंगे। रायबरेली की जनता ने तो फिलहाल राहुल का ये सहज अवतार पसंद किया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। क्या बिहार की सियासत में किंग मेकर लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरह से किंग की बागडोर अपने उत्तराधिकारी को सौंपने जा रहे हैं? जी हां, 25 जनवरी वो तारीख, पटना का वो होटल और जयप्रकाश नारायण सभागार जहां आरजेडी का भविष्य तय होने वाला है। एक तरफ चुनावी हार की टीस है, दूसरी तरफ परिवार के भीतर सुलगती महत्वाकांक्षाओं की आग। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर लालू यादव विरोधियों और अपनों के मुंह बंद करेंगे?
या फिर मीसा भारती के समर्थकों का महिला कार्ड इस खेल को और दिलचस्प बना देगा। आज हम बात करेंगे आरजेडी के उस महामंथन की जिसमें पार्टी और परिवार के बीच फंसे तेजस्वी के आंसुओं का हिसाब भी होगा और भविष्य के मिशन का आगाज भी। दरअसल आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने पत्र जारी कर सभी दिग्गजों को 25 जनवरी को 11:30 बजे तलब किया है। कहने को तो ये कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये तेजस्वी यादव के राज्याभिषेक की आधिकारिक तैयारी है। कार्यकर्ताओं का दबाव है कि तेजस्वी यादव को अब सिर्फ प्रतिपक्ष नहीं बल्कि कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी दी जाए। आपको बता दें, जनवरी 2025 में ही पार्टी के संविधान में संशोधन कर तेजस्वी को लालू यादव ने बराबर अधिकार दे दिए हैं। वे टिकट बांटने से लेकर कार्रवाई तक का हक रखते हैं। हालिया बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद जब समीक्षा बैठक हुई तो तेजस्वी यादव का दर्द छलक पड़ा था। उन्होंने कहा था कि क्या करूं मैं, पार्टी देखूं या परिवार? अगर आप चाहते हैं कि मेरी जगह कोई और नेता बने तो मैं तैयार हूं। ऐसे में ये तंज भी था और बेबसी भी। चुनाव के दौरान जहां तेजस्वी गठबंधन के चेहरे के लिए लड़ रहे थे, वहीं घर के भीतर तेज प्रताप यादव के बगावती सुर और रोनी आचार्य की सोशल मीडिया मुहिम ने उन्हें कमजोर कर दिया था। लेकिन तब लालू यादव ने ढाल बनकर कहा था कि तुम पार्टी देखो, परिवार मैं देख लूंगा। वहीं ऐसे में तेजस्वी यादव को ताकतवर बनाने के बीच एक सुसुगाहट मीसा भारती को लेकर भी सामने आई। आरजेडी का एक बड़ा धड़ा चाहता था कि पार्टी को पुरुष प्रधान बताने वाली बीजेपी को जवाब देने के लिए सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। समर्थकों का तर्क है कि मीसा कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं और उनका कद पार्टी में वैसा ही है जैसा कांग्रेस में प्रियंका गांधी का। हालांकि 1997 में जब लालू ने रंजन यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था तो उन्होंने बगावत की कोशिश की थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू अब अपने बच्चों के बीच सत्ता का संतुलन बना पाएंगे? बैठक में सिर्फ प्रमोशन ही नहीं बल्कि निष्कासन भी हो सकता है। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की कुर्सी खतरे में मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले उनका भूरा वाला विवादित बयान और ईबीसी वोटों को जोड़ने में उनकी विफलता इसके पीछे की बड़ी वजह है। वहीं जेडीयू से आए मंगनी लाल वो करिश्मा नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद लालू को थी। जाहिर है लालू प्रसाद यादव अब 80 साल के हो चुके हैं और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। ऐसे में संगठन को रोजमर्रा के कामों के लिए उन्हें किसी दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है। ऐसे में 25 जनवरी को इस पर मोहर लग सकती है। अब लालटेन की लो किसके हाथ में होगी? लालू यादव ने हमेशा से मुश्किल वक्त में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। कभी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर तो कभी तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके। लेकिन इस बार चुनौती दोहरी है, एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ परिवार की एकजुटता। क्या तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनकर उस अहंकारी छवि को तोड़ पाएंगे जिसका आरोप उन पर चुनाव में लगा? और क्या तेज प्रताप और मीसा भारती इस नए बदलाव को दिल से स्वीकार करेंगे? 25 जनवरी को जब होटल से सफेद धुआं निकलेगा तब बिहार की राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। क्या धर्म की ध्वजा उठाने वाले संतों का सम्मान अब नोटिस के तराजू पर तोला जाएगा? जी हां, प्रयागराज के माघ मेले में संगम की रेती पर इस बार भक्ति का नहीं बल्कि बदले का शोर सुनाई दे रहा है। एक तरफ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं जिन्हें उनके अनुयायी शंकराचार्य मानते हैं, तो दूसरी तरफ मेला प्रशासन जिसने उनके खिलाफ डेथ वारंट जैसा नोटिस थमा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बैरियर टूटना महज एक बहाना है या सिर्फ शंकराचार्य की पदवी पर शुरू हुआ असली निशाना? आखिर क्यों 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर एक संत को उनके ही शिविर से बेदखल करने की तैयारी हो रही है? जी हां, आपको बता दें, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी को जो नोटिस भेजा है उसमें आग में घी डालने का काम किया है। नोटिस में प्रशासन ने सीधे शब्दों में पूछा है, क्यों ना आपकी संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं छीन ली जाएं और आपको हमेशा के लिए माघ मेले में आने से प्रतिबंधित कर दिया जाए।
मेला प्रशासन का दावा है कि 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन स्वामी जी अपनी बग्गी और भारी भीड़ के साथ रिजर्व पुल संख्या 2 पर पहुंचे। आरोप है कि उनके काफिले ने भीड़ मैनेजमेंट के लिए लगाए गए बैरियर को तोड़ दिया। प्रशासन का कहना है कि उस वक्त सिर्फ पैदल चलने की ही इजाजत थी। बग्गी ले जाने से भगदड़ मच सकती थी और बड़ी जनहानि हो सकती थी। हालांकि विवाद सिर्फ बग्गी तक सीमित नहीं है। मेला प्राधिकरण ने स्वामी जी के शंकराचार्य होने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पूछा गया कि जब तक पट्टा अभिषेक की कानूनी अपील लंबित है, उन्हें खुद को ज्योतिषा पीठ का शंकराचार्य प्रदर्शित करने वाला बोर्ड क्यों लाया गया। वहीं दूसरा नोटिस बग्गी विवाद और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर शिविर के पीछे चिपका दिया गया। वहीं स्वामी जी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं स्वामी जी ने 8 पन्नों के जवाब में मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दे दी है। वहीं अब इस धार्मिक विवाद में सियासत की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने इसे सनातन का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी जी से फोन पर बात की, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खुद शिविर पहुंचे। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सपा इस मुद्दे को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएगी। इतना ही नहीं, प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शंकराचार्य संस्था को आवंटित जमीन वापस ले ली जाएगी। इसका मतलब है कि भले ही मेले में स्वामी जी का पंडाल उखाड़ा जा सकता है और उनके प्रवेश पर स्थायी रोक लगाई जा सकती है। नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। क्या 24 घंटे के बाद संगम तट पर पुलिस का बुलडोजर चलेगा या फिर संवाद से ये विवाद सुलझेगा। देखा जाए तो संभल की हिंसा हो या प्रयागराज के माघ मेले में संतों पर नोटिस की बौछार, इन सब के बीच एक बात साफ है कि सत्ता और सियासत अपने समीकरण होते हैं। जहां एक तरफ कानून की व्याख्या बदल रही है तो दूसरी तरफ चुनावी मैदान में नए गठबंधन और नए चेहरे अपनी जमीन तलाश रहे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।